हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट वर्क एनर्जी एंड पावर। आई होप यू हैव नो डाउट इन दैट क्लास एंड नाउ इन दिस क्लास आई हैव ए न्यू टॉपिक फॉर यू, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। सो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। किसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो इस यूनिवर्स में सभी पिंडों के बीच कार्य कर रहा है। इसी के कारण हमारी पृथ्वी पर खड़ा रहना संभव है। चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो हर एक बॉडी के बीच लगता है। हमारे और मेरे और स्पेन के बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसे कहते हैं। लेकिन हमारा मास बहुत छोटा होने के कारण इसको नेग्लेक्ट कर दिया जा सकता है। यह बड़े पिंडों के बीच ही महसूस किया जा सकता है, छोटे पिंडों के बीच यह बहुत कम लगता है, इसलिए हम इसको नगण्य मानकर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इस टॉपिक का पहला जो फॉर्मूला होता है वह न्यूटन्स ने दिया था। जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का परिमाण कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला वह न्यूटन ने दिया था। अब देखते हैं जो फॉर्मूला क्या है। न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में क्या था, उसने फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के लिए उसने कुछ लॉ दिया था। जैसे दो बॉडी होती है m1 एंड m2, दोनों की मास है m1 एंड m2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है r। यह बॉडी इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जो F2 फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, और इस बॉडी को ये बॉडी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो F1 है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब न्यूटन ने दिया था इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के मल्टीपल के, m1 एंड m2 के, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। अब इस समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ये हो गया न्यूटन्स का फॉर्मूला। जो ये हमारे जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू एक फिक्स होता है। जो इसका वैल्यू है वह है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका वैल्यू। जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट होता है हर एक पिंड के लिए, ये कांस्टेंट होता है। किसी भी ग्रह पे जाओगे तो जी का मान ये हमेशा यही लेना होगा, किसी ग्रह के लिए अलग नहीं होता। और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप वैक्यूम में लेते हो तो वैक्यूम में भी जी का मान यही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं हम कुछ इसके फोर्स के कुछ कंडीशंस होती है, कुछ रूल होते हैं या कुछ शर्तें होती है। जो ये फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्शन होता है, ये रिपल्सन नहीं करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है एक दूसरे। इन दोनों बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इट ऑलवेज अट्रैक्शन नेचर एंड जो फोर्स हो रहा है उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। गति का न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन रिएक्शन का, उसको फॉलो करता है न्यूटन्स का ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। जो F1 होता है उसका मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। लेकिन जो F1 होता है वो नेगेटिव F2 के बराबर होता है। क्यों? दोनों वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण, दोनों के ऑपोजिट, अगर एक के डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे की इस तरफ है तो दोनों के बीच, दोनों को इक्वल करने के लिए नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो बीच में नेगेटिव चिन्ह लगाना जरूरी हो जाता है। ये हो गए 2 पॉइंट इसके। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। और एक और पॉइंट है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वह होता है जो हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, इसमें कुछ कार्य नहीं होता है।
कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन 0 होता है और ये सेंट्रल फोर्स होता है या केंद्रीय बल होता है। तो इसमें W होता है, वर्क डन 0 होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभी केंद्रीय बल किसी ग्रह को मिलता है घूमने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए, वह किसके कारण होता है? ग्रेविटेशन के कारण होता है। और वह भी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसमें भी वर्क डन 0 होता है, इसमें भी वर्क डन 0 होता है। और एक और इसका पॉइंट है, यह बहुत बड़े बड़े पिंडों के लिए काम करता है, छोटे पिंडों के बीच में इसका नेग्लेक्ट कर देते हैं और बहुत दूरी तक काम करता है इसको, इसलिए हम दीर्घप्रासी बल कहते हैं। ये हो गया दीर्घप्रासी बल। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अब देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। किसी प्रति की ओर गिरती हुई किसी वस्तु में जो वेग में परिवर्तन होता है गुरुत्वीय बल के कारण है, उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, Gm/r स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस है r और इसका मास है m। अगर कोई बॉडी इसके ऊपर फ्री फॉल कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। हमारी अर्थ के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे अर्थ के लिए। कभी कभी 10 भी ले लिया जाता है, 9.8 को 10 भी ले लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये हो गया नॉर्मल फार्मूला। अगर आपको मास दिया हो, अगर मास की बात हो तो ये फार्मूला काम में ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसकी डेंसिटी की बात हो जाती है। डेंसिटी कभी कभी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में दे दी जाती है, तो हम डेंसिटी के रूप में भी इसको चेंज कर लेते हैं। जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मास = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर रख देते हैं हम इसका फॉर्मूला, G = G/ρV/r²। जो V वॉल्यूम किसी गोले के लिए, किसी ग्रह के लिए या गोले के लिए जो वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला तो है 4/3 इंटू πr³। G/ρ 4/3 इंटू πr³ और नीचे एक r² पहले से है। इस r² से एक r² गया और एक r बच गया। आप लिख सकते हैं इसको G = 4/3 πρGr। ये हो गया जब कोई घनत्व या डेंसिटी दिया हो। डेंसिटी ये आएगा और मास में ये आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, तो आप ऊपर वाला फार्मूला काम में लेंगे, और जब डेंसिटी दी हो तो आप ये फार्मूला काम में लेते हैं। इसमें डायरेक्ट आता है इस क्वेश्चन, जो हमारा जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के और आर के रेडियस के। इसमें आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमण में बदल होता है। तो चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब देखते हैं जी के अंदर जो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें जो वेरिएशन होता है हाइट के ऊपर जाने पर और ग्रह में गहराई में जाने पर उसके मान में जो इफेक्ट होता है। वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो जी के अंदर क्या वैल्यू में, जी के वैल्यू में क्या इफेक्ट आता है, क्या परिवर्तन आता है। इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है जी, जब हाइट आर से रेडियस से, इसकी रेडियस से कम हो, किसी ग्रह की रेडियस से कम होती है, हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो फॉर्मूला लेते हैं हम काम जी = G1 - 2h/r।
और जब हाइट रेडियस से बहुत ज़्यादा होती है तो फॉर्मूला काम में लेती है जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब बहुत कम ऊंचाई हो तो ये फॉर्मूला आता है और ज़्यादा ऊंचाई हो तो ये फॉर्मूला काम में आता है हाइट में जाने पर। अब देखते हैं गहराई में जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। गहराई में जाने पर 1 जो जी होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये फॉर्मूला है गहराई में जाने पर। अब दोनों के अंदर रिलेशन होता है हाइट के ऊपर जाने पर और गहराई में जाने पर, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है वो होता है d इज इक्वल टू 2h। यानी कि अगर आप हाइट के ऊपर जाते हो तो आपके g के वैल्यू में ज़्यादा फर्क पड़ता है ना कि गहराई में जाने पर। अगर आप 10 किलोमीटर हाइट में जाते हो और आपके वजन में कितना भी इफेक्ट आता है वह आपकी गहराई में 20 किलोमीटर जाने पर आता है। गहराई में जाने पर कम आता है और ऊपर हाइट में जाने पर ज़्यादा आता है। ये फॉर्मूला आपको ये रिलेशन देता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही बस। अब कल देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। तो लाइक दिस क्लास, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन।